बच्चों अभी तक हमने ग्राफ में सरल रेखा को स्टडी किया था, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न समीकरण के लिए x व y के मध्य ग्राफ बनाओ। बच्चों पहला समीकरण दे रखा है y इक्वल टू 2x माइनस 3, और इस समीकरण के लिए मुझे x और y के मध्य क्या बनाना है, ग्राफ। बच्चों अगर इस समीकरण को ऑब्जर्व करें तो मैं इस समीकरण को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, जो है y इक्वल टू 2x, और लिखा जा सकता है प्लस फिर इंटू माइनस 3। तो बच्चों प्लस इंटू माइनस 3 तो माइनस 3 रहेगा। तो इस समीकरण को मैं इस तरह से शो कर सकता हूँ y इक्वल टू 2x प्लस माइनस 3। तो बच्चों अगर इसे कंपेयर करें तो ये मैच कर रहा है y इक्वल टू mx प्लस c से, जो क्या है सरल रेखा का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन थी। तो इसका मतलब जो ये समीकरण का जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, एक सरल रेखा बनेगी, जिसकी ढाल तो क्या है +2, तो ढाल कैसी है, पॉजिटिव, और जो अंतःखंड है वो कैसा है, नेगेटिव। तो इसका जो अंतःखंड बनेगा वो कैसा बनेगा, नेगेटिव। बच्चों जो इसका ग्राफ बनेगा, जो सरल रेखा बनेगी, तो ढाल तो बनानी है पॉजिटिव और अंतःखंड बनाना है नेगेटिव। तो इस तरह से इसकी सरल रेखा बनेगी। थीटा देखें तो 90 डिग्री से कम है, तो इसका मतलब इसकी ढाल तो कैसी है, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव वाई अक्ष को कट कर रहा है ये सरल रेखा। जो अंतःखंड होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि मूल बिंदु से जो ये दूरी है वो कैसी है, नेगेटिव। तो हम कहेंगे जो अंतःखंड बन रहा है वो कैसा बन रहा है, नेगेटिव। तो इसके सरल रेखा इस तरह से बनेगी। अगर बच्चों में ये भी दर्शाना हो कि ये सरल रेखा एक्स अक्ष को कौन से बिंदु पर कट कर रही है और वाई अक्ष को कौन से बिंदु पर कट कर रही है, तो भी हम इसको इजीली दर्शा सकते हैं। देखिए अगर मैं कहता हूँ कि अगर एक्स का मान 0 रखें समीकरण में, तो वाई का मान कितना आएगा, तो वाई का मान आएगा -3। और अगर वाई 0 रखे बच्चों इस समीकरण में, तो एक्स का मान कितना आएगा, एक्स का मान आएगा प्लस का 3/2। तो एक्स का मान आ जाएगा 3/2। तो बच्चों हमें इधर यहाँ में निर्देशांक मिल जाएंगे। एक्स अक्ष पे जो होता है वो वाई, वहां पर वाई निर्देशांक की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ जो निर्देशांक मिल रहा है वो मिल रहा है 3/2, 0। इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, 3/2, 0। और वाई अक्ष के पे जो बिंदु है वहां पर एक्स निर्देशांक 0 होता है, तो यहाँ निर्देशांक मिलेगा 0, -3। तो यहाँ मिलेगा 0, -3। तो बच्चों इस तरह से हम निर्देशांक को भी दर्शा सकते हैं कि अगर सरल रेखा बनी तो वो एक्स अक्ष को कौन से बिंदु पर कट कर रही है और वाई अक्ष को कौन से बिंदु पर कट कर रही है। अब बच्चों बी पार्ट को ट्राई करते हैं। देखिए बी पार्ट में क्या समीकरण दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू -x प्लस 2। इसको बच्चों लिखा मैंने y इक्वल टू -x प्लस 2। इसको कंपेयर करें तो ये मैच कर रहा है y इक्वल टू mx प्लस c से, जहाँ पे ढाल तो है वो तो है -1, नेगेटिव है, और जो अंतःखंड है वो कैसा है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो समीकरण है इसका ग्राफ भी कैसा बनेगा बच्चों, सरल रेखा बनेगी, क्योंकि ये किससे मैच कर रहा है, सरल रेखा के स्टैंडर्ड इक्वेशन पे है। और उस सरल रेखा की ढाल तो कैसी होगी, नेगेटिव, और अंतःखंड कैसा होगा, पॉजिटिव। तो बच्चों इसकी जो सरल रेखा बनेगी वो इस तरह से बनेगी कि ढाल तो कैसी है, यहाँ पर कोण 90 डिग्री से ज्यादा है, तो ढाल तो कैसी होगी, नेगेटिव। और जो अंतःखंड है ये पॉजिटिव वाई अक्ष को कट कर रही है सरल रेखा, तो जो अंतःखंड होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसलिए अंतःखंड पॉजिटिव और ढाल कैसी है, नेगेटिव। तो इस तरह से सरल रेखा बनेगी। अगर हमें बिंदु के निर्देशांक दिखाने की ये सरल रेखा एक्स अक्ष को कौन से बिंदु पर कट कर रही है और वाई अक्ष को कौन से बिंदु पर कट कर रही है, तो बच्चों वो भी हम इजीली शो कर सकते हैं। अगर मैं समीकरण में x बराबर 0 बोलूँ तो y का मान कितना आएगा, y का मान आएगा प्लस का 2। और अगर y बराबर 0 रखें तो x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान भी आएगा प्लस का 2। तो बच्चों को हमें निर्देशांक मिल चुके हैं। एक तो मिलेगा 2, 0। तो ये निर्देशांक जो होगा x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है, तो ये होगा 2, 0 इस बिंदु का निर्देशांक। और इस बिंदु का निर्देशांक होगा y अक्ष पर x निर्देशांक का मान 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0, 2। इसका निर्देशांक हो जाएगा 0, 2। तो इस तरह से बच्चों हम इसके निर्देशांक को भी दर्शा सकते हैं। अब आते बच्चों सेकंड वाले ग्राफ का, जो लिखा हुआ है परवलय, जिसे अपन पैराबोला भी कहते हैं। इसकी दो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, एक तो है y इक्वल टू के स्क्वायर और दूसरी है x इक्वल टू के वाई स्क्वायर। मैं पहले वाले स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करता हूँ, जो लिखा हुआ है y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। के तो यहाँ पर है नियतांक। तो बच्चों इस नियतांक के दो मान हो सकते हैं, या तो नियतांक पॉजिटिव हो सकता है या नियतांक नेगेटिव हो सकता है। तो इस तरह से इसके दो केसेस आ सकते हैं। तो पहले केस की बात करता हूँ जब के कैसा है, पॉजिटिव। तो लेट सपोज बच्चों जो इक्वेशन ली वो ली y इक्वल टू 2x स्क्वायर, जहाँ पर k की मान क्या है, +2। तो k कैसा है, पॉजिटिव। अब बच्चों इसका ग्राफ बनाते हैं। बच्चों हमने प्राइमरी क्लास में सीखा था जैसे कि अगर हमें ग्राफ बनाना होता है तो पहले एक x का एक मान रखेंगे तो y का एक मान मिलेगा, तो हमें एक बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे। फिर x का दूसरा मान रखेंगे तो y का दूसरा मान मिलेगा। इस तरह से हमें दूसरे बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे।
इस तरह से हम अलग अलग बिंदु के निर्देशांक बनाए याद करेंगे और उन बिंदुओं को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाता था, ग्राफ मिलता था। तो बच्चों इसी तरह से हम इसके ग्राफ को बनाते हैं। अगर मैं x का मान 0 रखूं तो देखिए y का मान कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये 0,0 से पास होगा, तो इसका ग्राफ कहाँ से पास होगा, मूल बिंदु 0,0 से। अगर x का मान पॉजिटिव रखते हैं तो y भी कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। तो जैसे बच्चों मैंने x का मान रखा 1 तो y का मान आएगा +2। अगर x का मान रखा +2 तो y का मान आएगा +8। तो x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। अगर x का मान रखा इनफाइनाइट तो y का मान भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो बच्चों इस तरह से x बढ़ते बढ़ते अगर इनफाइनाइट पहुंच गया तो y भी बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट होगा। उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बना कि x तो है बढ़ता जा रहा है तो y का मान भी बढ़ता जा रहा है, और अगर x बढ़ते बढ़ते हो जाता है इनफाइनाइट तो y भी बढ़ते 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 क्या हो रहा है इस ग्राफ के हिसाब से, वो भी जा रहा है इनफाइनाइट। तो इस पोर्शन में जो इसका ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। अगर x को रखते हैं नेगेटिव, अगर x का मान रखा जाए नेगेटिव तो y का मान तब भी क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर x को रखता हूँ -1 y आएगा +2। अगर x को रखता हूँ -2 तो y आएगा +8। अगर x को रख दूं माइनस इनफाइनाइट तो y का मान आ जाएगा प्लस का इनफाइनाइट, क्योंकि माइनस का इनफाइनाइट का स्क्वायर प्लस इनफाइनाइट होगा, 2 इंटू इनफाइनाइट भी इनफाइनाइट रहेगा। तो x माइनस इनफाइनाइट तो y प्लस इनफाइनाइट। तो इसका ग्राफ इस तरह से बना बच्चों की x बढ़ता जा रहा है माइनस में तो y भी प्लस में बढ़ता जाएगा। अगर x बढ़ते बढ़ते हो गया माइनस इनफाइनाइट तो y की ग्राफ ऊपर उठ रहा है तो y भी की वैल्यू भी बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगी, प्लस इनफाइनाइट। तो इस पोर्शन का ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो जो ये शेप है बच्चों इसे अपन कहते हैं परवलयकार शेप या पैराबोलिक शेप। तो ऐसे ये शेप देखे चाहे इसका इतना ही पार्ट क्यों देखे वो भी हम उसे क्या कहते हैं, परवलयकार शेप। बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो ये बिंदु है इसे हम कहते हैं ये परवलय का क्या है, वर्टेक्स है। तो ये जो है ये क्या है, वर्टेक्स। तो यहाँ पे इसका वर्टेक्स कौन है, मूल बिंदु। और जो ये अक्ष दिखाई दे रही है ये परवलय को 2 बराबर बराबर भागों में बांट रही है, तो इसको इस अक्ष को हम कहते हैं सिमेट्रिक अक्ष। तो ये परवलय की क्या है, सिमेट्रिक अक्ष। जो वाई अक्ष है वो क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव वाई अक्ष, वो है सिमेट्रिक अक्ष, जिसे हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। बच्चों बात है केस 2 पर, जहाँ पे के को लेते हैं नेगेटिव। अगर के को नेगेटिव लिया तो लेट्स सपोज इक्वेशन लिया अपन ने y इक्वल टू -2x², जहाँ पे के का मान कैसा है -2, तो के कैसा है यहाँ पर, नेगेटिव है। तो बच्चों यहाँ पर वैल्यूज पुट करते और देखते ग्राफ कैसा बनेगा। तो हम अगर x की वैल्यू 0 रखें तो y भी कैसा आएगा, 0। इसका मतलब ये मूल बिंदु से पास होगा। अगर x को पॉजिटिव रखते हैं तो y कैसा आएगा, नेगेटिव। अगर x को पॉजिटिव में बढ़ाते हैं तो y भी नेगेटिव में बढ़ता जाएगा। और अगर x को रखता हूं मैं प्लस इनफाइनाइट तो y की वैल्यू आएगी माइनस इनफाइनाइट। तो बच्चों अगर x बढ़ता जा रहा है ग्राफ के हिसाब से तो y का मान नेगेटिव में बढ़ता जा रहा है। अगर x बढ़ते बढ़ते हो गया प्लस इनफाइनाइट तो ग्राफ यहाँ दिखा रहा है कि y की वैल्यू कहाँ जाएगी, माइनस इनफाइनाइट। तो इस तरह से इसका पोर्शन का ग्राफ इस तरह से बनेगा। अगर x को रखता हूँ माइनस में, अगर x को माइनस में रखें तो भी y नेगेटिव में ही आएगा। तो अगर x को रखते हैं -1 तो y आएगा -2। अगर x को रखता हूँ -2 तो y आएगा -8। तो y किस में चलेगा, नेगेटिव में ही चलेगा। अगर x की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ती जाएगी तो y की वैल्यू भी नेगेटिव में बढ़ती जाएगी। अगर x की जगह रखता हूँ माइनस इनफाइनाइट तो y का मान हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट। तो बच्चों ये हमें ग्राफ दिख रहा है, x की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी नेगेटिव में बढ़ रही है, इस तरह से। अगर x बढ़ते बढ़ते हो जाता है माइनस इनफाइनाइट तो इसके करस्पॉन्डिंग x जा रहा है माइनस इनफाइनाइट की तरफ, तो y बढ़ते बढ़ते नेगेटिव में बढ़ते बढ़ते कहाँ जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट की तरफ। तो इस तरह से इसकी शेप इस तरह से बनेगी। और यहाँ पर जो ये बिंदु है ये क्या है, इसका वर्टेक्स। और जो सिमेट्रिक अक्ष है वो क्या है यहाँ पर, नेगेटिव वाई अक्ष। तो ये जो अक्ष है बच्चों इसके लिए ये क्या है, सिमेट्रिक अक्ष। तो अगर के पॉजिटिव था इस वाले समीकरण में तो सिमेट्रिक अक्ष थी पॉजिटिव वाई अक्ष, और अगर के नेगेटिव था तो इस वाले समीकरण के लिए अगर के नेगेटिव था तो सिमेट्रिक अक्ष थी नेगेटिव वाई अक्ष। तो बच्चों इस तरह से हमें इसको स्टडी करना, इसको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते बच्चों अब आते हैं सेकंड वाले ग्राफ स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए, जो है x इक्वल टू KY²। यहाँ पे भी बच्चों k जो है नियतांक है, यहाँ पे भी 2 केस आएंगे। अगर यहाँ तो k पॉजिटिव होगा, एक बार k नेगेटिव होगा। तो पहला केस लेता हूँ बच्चों जब k कैसा है, पॉजिटिव। तो लेट्स सपोज जो समीकरण है वो है x इक्वल टू Y²। यहाँ पर k का मान कैसा है, +1। तो k कैसा है यहाँ पर, पॉजिटिव है। अब बच्चों यहाँ पर वैल्यूज रखते हैं। अगर y को 0 रखूँ तो x का मान आएगा 0। अगर y की वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ेगी तो x की वैल्यू भी पॉजिटिव में बढ़ेगी। अगर y को रखता हूँ इनफाइनाइट तो x का मान हो जाएगा प्लस का इनफाइनाइट। बच्चों ग्राफ इस तरह से बनेगा कि y बढ़ता जा रहा है पॉजिटिव में तो x का मान भी पॉजिटिव में बढ़ता जा रहा है। अगर y बढ़ते बढ़ते कैसा हो गया, इनफाइनाइट, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ग्राफ में y बढ़ते बढ़ते कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट। तो x भी बढ़ते बढ़ते कैसा हो चुका है, इनफाइनाइट की प्लस इनफाइनाइट हो चुका है। तो इस तरह से ग्राफ इस तरह से बनेगा इस पोर्शन का। अगर y को रखता हूँ नेगेटिव, y नेगेटिव रखेंगे तो भी x कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा।
तो अगर y को रखते हैं नेगेटिव तो x मिलेगा पॉजिटिव। y को नेगेटिव में वैल्यू बढ़ाते हैं, तो अगर मैं y की जगह रखता हूँ माइनस इनफाइनाइट, तो x का मान आएगा प्लस का इनफाइनाइट। बच्चों y अगर नेगेटिव में बढ़ता जा रहा है तो x पॉजिटिव में बढ़ता जाएगा, और अगर बढ़ते बढ़ते y हो गया माइनस का इनफाइनाइट, तो x भी बढ़ते बढ़ते हो जाएगा प्लस का इनफाइनाइट। तो इस तरह से बच्चों ये हमें ग्राफ इस तरह से ऑब्टेन होगा। तो इसका ग्राफ जो है x इक्वल टू के वाई स्क्वायर या x इक्वल टू वाई स्क्वायर, जहाँ पे k कैसा है पॉजिटिव, तो इस तरह से ये हमें ग्राफ ऑब्टेन होगा। आगे बात करते हैं बच्चों सेकंड केस की, जब k कैसा है नेगेटिव। लेट सपोज जो इक्वेशन है वो है x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। बच्चों वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं ग्राफ कैसा बनेगा। अगर y 0 रखता हूँ तो x का मान भी क्या आएगा 0, इसका मतलब ये 0,0 से पास होगा, तो ये ग्राफ कहाँ से पास होगा 0,0 मूल बिंदु से। अगर y को पॉजिटिव में बढ़ाते हैं तो x नेगेटिव में बढ़ेगा। अगर y को रखता हूँ इनफाइनाइट तो x आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट। बच्चों अगर y पॉजिटिव में बढ़ रहा है तो x का मान भी पॉजिटिव नेगेटिव में बढ़ रहा है। अगर y चला जाता है प्लस इनफाइनाइट तो x का मान जो होता है माइनस इनफाइनाइट। तो इस तरह से ये शेप ऑब्टेन होगी कि y पॉजिटिव में बढ़ रहा है, x नेगेटिव में बढ़ता जा रहा है, इस तरह से। अगर y को रखते हैं नेगेटिव, y को नेगेटिव रखेंगे तो भी x नेगेटिव ही रहेगा। अगर y को जगह रखा माइनस इनफाइनाइट तो x की वैल्यू आएगी माइनस इनफाइनाइट। अगर y नेगेटिव में बढ़ रहा है तो x की वैल्यू भी नेगेटिव में बढ़ती जाएगी, और ये बढ़ते बढ़ते अगर y हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट तो x भी हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट। तो इस तरह से ये शेप ऑब्टेन होगी। तो इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से बनेगा। बच्चों ये जो शेप है ये भी क्या है, परवलयकारी शेप है, पैराबोलिक की शेप है। और यहाँ पर जो है वो x इक्वल टू के वाई स्क्वायर स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए अपन ने ये केसेस लेके बनाए थे। तो यहाँ देखे बच्चों, तो ये जो बिंदु है ये क्या है इसका वर्टेक्स, और ये भी क्या है इसका वर्टेक्स। तो ये परवलय के क्या है वर्टेक्स जो है मूल बिंदु। और यहाँ पर जो सिमेट्रिक अक्ष है वो है पॉजिटिव एक्स अक्ष, और यहाँ जो सिमेट्रिक अक्ष है वो है नेगेटिव एक्स अक्ष। तो अगर के का मान पॉजिटिव था तो इस समीकरण के लिए जो सिमेट्रिक अक्ष बनी परवलय की वो बनी पॉजिटिव एक्स अक्ष। अगर के का मान नेगेटिव था तो इस परवलय के लिए जो सिमेट्रिक अक्ष बनी वो बनी नेगेटिव एक्स अक्ष। तो इस तरह से बच्चों में ये याद रखना है। आगे बढ़ते बच्चों, हमने ऐसा जो ग्राफ का ये अपन ने ढाल, इसकी ढाल ज्ञात करना सीखी थी बच्चों अपन ने, जो निर्देशांक ज्योमेट्री में अपन ने पढ़ा था ढाल के बारे में, कि अगर इसकी ढाल ज्ञात करें तो हर बिंदु पर अगर अपन स्पर्श रेखा बनाए तो स्पर्श रेखा जो कोण बनाएगी एक अक्ष के साथ, तो थीटा होगा वो अलग अलग होगा। अगर थीटा का मान अलग अलग है तो टेन थीटा का मान भी अलग अलग आएगा, तो इसलिए इसकी ढाल भी क्या होगी अलग अलग होगी, नियत नहीं होगी। तो हम कहते हैं जो परवलय की ढाल है वो वेरिएबल होती है, वो नियत नहीं होती, वो बदलती जाती है। तो इसलिए हमें याद रखना है कि जो परवलय की ढाल है वो कैसी है वेरिएबल है, परंतु पर जो सरल रेखा की ढाल थी वो कैसी थी बच्चों नियत थी। तो ये इस तरह से हमें ये याद होना चाहिए। एक और चीज बच्चों हम यहाँ पे समझते हैं, अगर समीकरण को ऑब्जर्व करें तो यहाँ से हम कुछ याद रखने के लिए इनका जो शेप बनेगा उनको याद रखने का तरीका सीख सकते हैं। देखिए बच्चों कहते हैं कि अगर ये समीकरण दिख रहा है वाई इक्वल टू के स्क्वायर, अगर हमें ये याद रखना है कि जो परवलय वो वाई अक्ष की तरफ मुड़ रहा है, जैसे यहाँ मुड़ रहा है, या एक्स अक्ष की तरफ मुड़ेगा, उसको कैसे याद रखे। तो उसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है ये समीकरण देखिए, जिस चर की घात सबसे कम है। जैसे बच्चों यहाँ देखे तो y की घात है 1 और x की घात है 2, तो किसकी घात कम है, तो हम कहेंगे कि y की घात सबसे कम है, तो परवलय उस चर की तरफ मुड़ेगा या उस अक्ष की तरफ मुड़ेगा। तो हम कहेंगे बच्चों y की घात कम थी तो परवलय क्या होगा इस y की तरफ मुड़ रहा है। तो इस तरह से परवलयकार शेप बनेगी और ये y की तरफ मुड़ेगा। यहाँ पे भी बच्चों जो है ये y की तरफ इस तरह से नेगेटिव y की तरफ मुड़ रहा है, क्योंकि अगर k नेगेटिव है तो जो सिमेट्री अक्ष थी वो थी नेगेटिव y अक्ष, तो ये इस तरह से इस y की तरफ मुड़ेगा। यहाँ देखें बच्चों इस समीकरण में तो देखें कि भाई x की घात तो है 1 और y की घात है 2, तो कौन से चर की घात सबसे कम है, तो हमें दिख रहा है कि x की घात सबसे कम है, तो परवलय की तरफ मुड़ेगा x की तरफ मुड़ेगा। तो यहाँ बच्चों इस तरह से परवलय x अक्ष की तरफ मुड़ रहा है, यहाँ बनाया तो परवलय इस तरह से नेगेटिव x अक्ष या इस तरह से ये मुड़ रहा है। तो हमें ये कि परवलय किधर मुड़ेगा किधर बैंड होगा उसको याद रखना हमें आना चाहिए, और इससे हमें शेप बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि कैसा शेप बनेगी परवलयकार की, वो हमें इजीली याद हो जाएगा। एक और चीज बच्चों यहाँ पर नोटिस करते हैं तो हमें दिख रहा है जो के तो है वो क्या है नियतांक। अगर मैं यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन बनाऊं, अगर इसको मैं प्रोपोर्शनलिटी में लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो नियतांक है उसको प्रोपोर्शनलिटी में दिखाते नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि क्या बन जाएगा y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी बच्चों के नियतांक है तो मैं इसको लिख सकता हूँ x प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, यहाँ लिखा जा सकता है x प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। तो बच्चों अगर ऐसा दिख जाए कि y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर या x प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, तो कैसा शेप बनेगी ग्राफ की, वो बनेगी परवलयकार शेप। जैसे बच्चों अपन ने सरल रेखा में सीखा था कि y प्रोपोर्शनल टू x था, तो हम कहते थे कि जो शेप बनेगी वो बनेगी सरल रेखा। और अगर y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर दिखे तो ग्राफ की शेप कैसी बनेगी परवलयकार। इसको बच्चों हम इस तरह से भी बोल सकते हैं
कि एक राशि जो है अगर दूसरी राशि के वर्ग के समानुपाती है, तो यहाँ पर एक राशि जो है वो दूसरी राशि के वर्ग के समानुपाती है, तो उसकी जो उनके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, परवलयकार बनेगा। और जिसका घात कम है परवलय उस तरफ मुड़ेगा या बेंड होगा। तो इस तरह से बच्चों में ये याद रखना आना चाहिए। आगे बढ़ते बच्चों, उदाहरण की बात करते हैं। अब हमारे पास ये दो उदाहरण है, इनको समझते हैं। यहाँ से हमें परवलय की एक और टाइप पता चलेगा, इसको यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। तो पहला उदाहरण जो है ए पार्ट हुआ है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका हमें ग्राफ बनाना है। बच्चों अगर ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा होता तो हम बहुत आसानी से इसका ग्राफ बना लेते कि भाई बनेगा परवलय, और जो क्या बोलते हैं जिसकी घात कम है वाई की, तो ये वाई की तरफ मुड़ेगा, तो हम इजीली बना लेते हैं। पर यहाँ क्या लिख रहा है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। बच्चों ये भी, इससे भी तो बनेगा तो परवलय ही। पर देखिए क्या फर्क क्या आया वो समझते हैं। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर x का मान 0 रखता हूँ तो y का मान क्या आएगा, 2 आएगा। तो बच्चों यहाँ पर x 0 रखने पे y 0 नहीं मिल रहा, यहाँ पर x 0 रखने पे y क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। इसका मतलब जो इसकी वर्टेक्स होगी वो मूल बिंदु नहीं होगा, वो क्या होगा 0,2। तो यहाँ पर जो वर्टेक्स आएगी वो क्या आएगी 0,2। और हमें पता है कि इससे भी बनेगा तो क्या परवलय ही बनेगा, और किसकी घात कम है y की, तो ये y अक्ष की तरफ मुड़ेगा। तो ये y अक्ष की तरफ से मुड़ रहा है, पर जो इसकी वर्टेक्स है वो मूल बिंदु ना होकर क्या हो चुकी है 0,2। तो बच्चों ऐसा समीकरण आया तो हमें ये पता होना चाहिए कि शेप तो बनेगी परवलय का, और जो वर्टेक्स है वो क्या होगी यहाँ पर, तो उसको हम इस तरह से डिसाइड करेंगे। तो वो मूल बिंदु नहीं होगी, वो यहाँ पर इसके समीकरण के हिसाब से वो क्या है 0,2। इसी तरह से बच्चों बी वाले उदाहरण की बात करते, जहाँ लिखा हुआ एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2। अगर ये एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर लिखा होता तो हम बहुत आसानी से इसका ग्राफ बना लेते कि कैसा बनता, परवलयकार बनती, जिसका वर्टेक्स होता, तो हमने यहाँ बना लगा जिसका वर्टेक्स होता मूल बिंदु, और एक्स की घात कम है तो ये एक्स की तरफ मुड़ता है। इस तरह से हम इसको बना लेते हैं। और यहाँ के लिख क्या रहा है एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2। बच्चों ये बनेगा तो यहाँ पे भी परवलय ही बनेगा, घात एक्स की कम है तो मुड़ेगा एक्स की तरफ। पर यहाँ पर अगर वाई को 0 रखें तो एक्स का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो वाई 0 रखने पे एक्स 0 नहीं मिल रहा है, एक्स का मिल रहा है 2 मिल रहा है। इसका मतलब जो इसकी वर्टेक्स होगी वो क्या होगी 2,0। तो इस तरह से ये परवलय बनेगा जिसकी वर्टेक्स क्या होगी 2,0, और एक्स की घात कम है तो ये एक्स की तरफ मुड़ेगा। तो इस तरह से बच्चों में ये ग्राफ भी बनाने आने चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों थर्ड नंबर के ग्राफ के लिए, जो क्या है वृत्त, जिसे अपन सर्कल भी कहते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड समीकरण है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये बच्चों में याद होनी चाहिए कि जो वृत्त की स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो और ये जो इक्वेशन है जिसमें जो वृत्त बनेगा इस समीकरण के अनुसार, उसका केंद्र क्या होगा, मूल बिंदु 0,0, और जो ए है वो क्या है यहाँ पर त्रिज्या है। तो इस समीकरण में जो ए है वो तो त्रिज्या है, और केंद्र क्या बनेगा वृत्त का 0,0। तो इस समीकरण के हिसाब से इस तरह से ये वृत्त बनेगा। इसकी त्रिज्या तो क्या दिखाई दे रही है ए, और केंद्र क्या है 0,0। अगर हमें ये दर्शाना है कि ये वृत्त एक्स अक्ष को कौन से बिंदु पर कट कर रहा है और वाई अक्ष को कौन से बिंदु पर कट कर रहा है, तो बहुत आसानी से हम इसको शो कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एक्स अक्ष पर जो वाई निर्देशांक होगा वो 0 होगा। तो वाई 0 रखें तो एक्स का एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बन जाएगा। तो एक्स का मान आ जाएगा प्लस माइनस ए। तो यहाँ से जो निर्देशांक आएंगे वो आएंगे 0, a,0 और माइनस a,0। तो बच्चों एक्स अक्ष पे जो निर्देशांक होंगे वो होगा a,0 और माइनस a,0। और अगर वाई निर्देशांक वाई अक्ष पे कौन से बिंदु पर कट कर रहा है उसके निर्देशांक ज्ञात करें तो एक्स को 0 रख दीजिए, क्योंकि वाई अक्ष पर जो एक्स निर्देशांक होता है वो 0 होता है। तो एक्स का मान 0 रखें तो वाई की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ए, तो निर्देशांक मिल जाएंगे 0, a और 0, माइनस ए। तो वाई अक्ष पे जो बिंदु उनके निर्देशांक होंगे 0, a और 0, माइनस ए। तो इस तरह से बच्चों हम ये समीकरण हमें पता होना चाहिए कि ये समीकरण किसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, वृत्त की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, उसके करस्पॉन्डिंग जो वृत्त बनेगा वो इस तरह से बनेगा। तो ये हमें याद होना चाहिए। बच्चों बात करते हैं एग्जाम्पल की, जहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। ये समीकरण हमें दिया हुआ है और हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो बच्चों अगर हम इस समीकरण को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम चेक करें कि कौन से स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच कर रहा है। तो ये मैच कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से। तो बच्चों हमें ये पता चल रहा है कि जो समीकरण है वो वृत्त के स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच कर रहा है। इसका मतलब जो इसका ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा, वृत्त बनेगा, जिसका केंद्र क्या होगा। बच्चों हम जानते हैं इसका जो केंद्र होगा वो तो क्या होगा मूल बिंदु, जो केंद्र होगा वो होगा मूल बिंदु। और अगर बच्चों इसकी त्रिज्या की बात करें तो हमें दिख रहा है ए स्क्वायर की जगह क्या दिखाई दे रहा है 16। तो ए का मान कितना आ जाएगा 4। बच्चों हम जानते थे जो ए होता था वो क्या होता था त्रिज्या, तो हम कहेंगे जो ए का मान हो जाएगा 4। तो इसका जो इस वृत्त का त्रिज्या बनेगी वो कितनी बनेगी 4। तो बच्चों ये इसका ग्राफ दिख रहा है, जो बनेगा कैसा वृत्ताकार शेप बनेगा, केंद्र तो क्या है मूल बिंदु, और जो त्रिज्या है वो कितनी हो गई 4। तो त्रिज्या क्या होगी 4। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा।
फोर्थ नंबर पे बात करते हैं बच्चों फोर्थ ग्राफ की, जो है दीर्घवृत्त, जिसे अपन इलिप्स भी कहते हैं। इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इलिप्स की, वो है x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बच्चों ये हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन याद होनी चाहिए, जहां पर a और b जो है वो है नियतांक। तो a और b क्या है बच्चों, नियतांक है। बच्चों यहाँ से दो केस आते हैं, या तो a होगा b से बड़ा या b होगा a से बड़ा। तो मैं केस 1 की बात करता हूँ, जब a को लिया, a जो है वो b से बड़ा है। तो बच्चों यहाँ पे बात करते हैं, अगर a b से बड़ा होगा तो इस दीर्घवृत्त का जो शेप बनेगा वो इस तरह से बनेगा। अगर हम ये दर्शाना चाहें कि ये x अक्ष को कौन से बिंदु पर कट कर रहा है और y अक्ष को कौन से बिंदु पर कट कर रहा है, तो वो भी हम इजीली शो कर सकते हैं। देखिएगा बच्चों, अगर मैं यहाँ इस समीकरण में y बराबर 0 रखता हूँ, तो यहाँ रखिए y बराबर 0, तो x स्क्वायर का मान आएगा a स्क्वायर के बराबर, तो x का मान आ जाएगा प्लस माइनस a। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस a। तो यहाँ से हमें जो निर्देशांक मिले वो मिले a,0 और माइनस a,0। तो बच्चों हमें ये पता चल चुका है कि x अक्ष पे कौन से बिंदु पर कट करेगा। तो x अक्ष पे y का मान क्या होता है, 0। तो हमने वो रखा, तो हमें दो निर्देशांक मिल गए, एक तो मिल गया a,0 और एक मिल गया माइनस a,0। इसी तरह से बच्चों y अक्ष के लिए देखते हैं, तो हमने y अक्ष पर x का मान 0 होता है, तो हमने लिखा x बराबर 0। तो यहाँ से वाई स्क्वायर का वैल्यू कितनी आ गई, बी स्क्वायर, तो y का मान आ जाएगा प्लस माइनस बी। तो यहाँ से बच्चों हमें जो निर्देशांक मिले वो मिले 0, b और 0, माइनस बी। तो ये y अक्ष पर कौन से बिंदु को कट करेगा, 0, बी और 0, माइनस बी। और इस तरह से बच्चों हमें पता था कि a बड़ा है तो ये लेंथ ज्यादा दिखाई और b छोटा है तो ये लेंथ कम दिखाई है। तो ये a ज्यादा दिखाया है, इस तरह से इसकी शेप इस तरह से बनेगी। और इसको हम क्या कहते हैं, एक ऐसी शेप है जिसे हम दीर्घवृत्त कहते हैं, एलिप्टिकल शेप भी कहते हैं। बच्चों अब यहाँ पे देखते हैं, हमें इस दीर्घवृत्त में दो अक्ष दिखाई दे रही है, एक तो ये जो बड़ी अक्ष वो दिख रही है और एक ये जो छोटी अक्ष वो हमें दिखाई दे रही है। तो जो बड़ी अक्ष इसे अपन कहते हैं दीर्घ अक्ष, और जो छोटी वाली अक्ष उसे हम कहते हैं लघु अक्ष। तो ये तो बन गई दीर्घ अक्ष जिसकी कुल लंबाई है a प्लस a 2 है, और ये है लघु अक्ष जिसकी कुल लंबाई है b प्लस b 2b। तो बच्चों जो a जो लंबाई है वो इस दीर्घ अक्ष का आधी लंबाई है, तो हम कहेंगे जो a है उसे हम क्या कहेंगे, अर्ध दीर्घ अक्ष। और जो b लंबाई है वो इस लघु अक्ष की आधी लंबाई है, तो हम b को क्या कहते हैं, अर्ध लघु अक्ष। तो बच्चों हमें ये पता होना चाहिए, जो a है यहाँ पर उसे तो हम कहेंगे अर्ध दीर्घ अक्ष, और b है उसे हम कहेंगे अर्ध लघु अक्ष। इसी तरह से बच्चों अब केस 2 पे बात करते हैं, जब b ज्यादा है और a कम है। तो केस 2 पे आते हैं, जब b ज्यादा है और a कम है, तो इसका जो शेप बनेगा दीर्घवृत्त का वो इस तरह से बनेगा, जहाँ b हमें ज्यादा दिख रहा है और a कम है। अगर हम इसके निर्देशांक दिखाएं कि x अक्ष को कौन से बिंदु पर कट करेगा और y अक्ष को कौन से बिंदु पर कट करेगा, तो वो भी हम शो कर सकते हैं उसी तरह से जैसा अभी हमने सीखा था। y0 रखें तो x का मान मिलेगा, इस समीकरण में y0 रखें तो x का मान मिलेगा प्लस माइनस a, और अगर x का मान 0 रखें तो y का मान मिलेगा प्लस माइनस b। तो बच्चों यहाँ से जो हमें निर्देशांक मिलेंगे वो मिलेंगे a,0 और माइनस a,0, और यहाँ से मिलेगा 0, b और 0, माइनस b। तो ये x अक्ष को कौन से बिंदु पर कट करेगा, ये a,0 और माइनस a,0, और y अक्ष को कौन से बिंदु पर कट करेगा, 0, b और 0, माइनस b। अब बच्चों यहाँ देखें तो ये हमें दिख रही है बड़ी अक्ष जिसे हम कहेंगे दीर्घ अक्ष, और ये वाली दिखाई दे रही है हमें दीर्घवृत्त की छोटी अक्ष जिसे हम कहेंगे लघु अक्ष। तो ये बन गई इस बार दीर्घ अक्ष, इसकी कुल लंबाई होगी b प्लस b 2b, और लघु अक्ष बन गई a प्लस a जिसकी कुल लंबाई हो जाएगी 2a। तो जो a है वो लघु अक्ष का आधी लंबाई है, तो हम a को क्या कहेंगे, अर्ध लघु अक्ष। और जो b है वो दीर्घ अक्ष की आधी लंबाई है, तो हम b को क्या कहेंगे, अर्ध दीर्घ अक्ष। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर a हो जाएगा इस वाले शेप के लिए, a तो हो जाएगा अर्ध लघु अक्ष और b हो जाएगा अर्ध दीर्घ अक्ष। तो बच्चों अब उदाहरण में अब इसका प्रैक्टिस करते हैं। देखिए हमें उदाहरण में ये समीकरण दे रखा है x स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। मुझे इसका ग्राफ बनाना है। तो बच्चों अगर हम इस समीकरण को देखें तो ये मैच करेगा स्टैंडर्ड इक्वेशन x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से, जो किसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, दीर्घवृत्त की। इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो तो कैसा बनेगा, दीर्घवृत्त। तो बच्चों उसमें दो केस थे, तो पहले अपन a और b की वैल्यू को चेक करते हैं। a स्क्वायर की जगह दिख रहा है 25, तो a का मान हो जाएगा 5, और b स्क्वायर की जगह दिखाई दे रहा है 9, तो b का मान हो जाएगा 3। और हमें दिख रहा है बच्चों जो a है वो b से बड़ा है। इसका मतलब केस 1 वाली बात होगी बच्चों यहाँ पर कि जो a आ रहा है वो b से बड़ा है। तो जो दीर्घवृत्त बनेगा वो इस तरह से शेप का बनेगा, जब हमने सीखा था। तो दीर्घवृत्त इस तरह से बनेगा जहाँ पे a का मान ज्यादा और b का मान कम है। और इसका जो यहाँ पर अर्ध दीर्घ अक्ष होगी उसकी लंबाई होगी 5, और जो अर्ध लघु अक्ष होगी उसकी लंबाई होगी 3। तो ये लंबाई हो जाएगी 3 और वो लंबाई हो जाएगी 5। तो बच्चों इस तरह से हमें ये बनाना आना चाहिए। अगर हमसे कोई पूछे कि दीर्घ अक्ष की कुल लंबाई बताएं, तो हम कहेंगे 5 + 5 कितना हो जाएगा 10,
और लघु अक्ष की कुल लंबाई बताया तो 3 + 3 हो जाएगा 6। तो इस तरह से बच्चों हमें ये दीर्घवृत्त इस समीकरण से जो शेप बनेगी वो किसकी बनेगी, दीर्घवृत्त की, जिसकी अर्ध दीर्घ अक्ष तो 5 है और अर्ध लघु अक्ष 3 है। तो अब आगे बढ़ते बच्चों 5th नंबर के ग्राफ पे जो है आयताकार अति परवलय, जिसे अपन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड समीकरण है वो हमें पता होना चाहिए, वो है एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब अगर दो राशियों का गुणनफल नियत हो, कॉन्स्टेंट हो, तो हम कहेंगे उन दो राशियों का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, आयताकार अति परवलय। इससे बच्चों अपन ये चीज भी लिख सकते हैं, अगर अपन प्रोपोर्शनलिटी में लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन वाई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कॉन्स्टेंट को प्रोपोर्शनलिटी में दिखाते नहीं है, तो हम कह सकते हैं एक्स प्रोपोर्शनल टू 1/y। और अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y ऊपर आ जाएगा और x नीचे आ जाएगा। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं y प्रोपोर्शनल टू 1/x। तो अगर ऐसा चीज हमें दिखे तो हम कहेंगे कि एक राशि अगर दूसरी राशि के वृत्त समानुपाती है तो हम कहेंगे उनके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, आयताकार अति परवलय। तो बच्चों ये हमें याद होना चाहिए। एक और चीज बच्चों, अब यहाँ पर देखते हैं इसका ग्राफ, देखते हैं कि कैसा बनेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कांस्टेंट जो है उसकी दो तरीके के मान हो सकते हैं, या तो कांस्टेंट पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव। तो हम पहला केस लेते हैं जब कांस्टेंट कैसा है, पॉजिटिव। तो बच्चों यहाँ से हमने इक्वेशन ली जिसका हम ग्राफ बनाना चाहते हैं, वो है y इक्वल टू 2/x। वो दिख रहा है y इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन x, जहाँ पे कांस्टेंट का मान क्या है +2। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है, जो नियतांक है, वो कैसा है, पॉजिटिव। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पर अगर अपन देखें तो अगर x का मान पॉजिटिव होगा तो y का मान भी पॉजिटिव आएगा, और अगर x का मान नेगेटिव होगा तो y का मान भी नेगेटिव आएगा। फिर चेक करते बच्चों, अगर x का मान 0 रखें तो y का मान कैसा आएगा, 2/0। ये हो जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि डिनोमीटर में अगर 0 आता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, इनफाइनाइट। तो x का मान 0 रखेंगे तो y का मान इनफाइनाइट आएगा। तो ये x 0 दिख रहा है, तो ये ग्राफ यहाँ से ऐसे शुरू हो रहा है, जो कहाँ जा रहा है, ऐसा लगेगा कि हमें ये कहाँ जाके मिलेगी लाइन, इनफाइनाइट पे। तो बच्चों यहाँ पर ये जो लाइन है ये इसको y को टच नहीं करेगी, ये जस्ट के समांतर दिखाई गई है कि ये जो समांतर लाइन है ये हमें पता है कि वो कहाँ जाके मिलती है, इनफाइनाइट, अनंत पे। तो हम कहेंगे कि x0 पे y का मान इनफाइनाइट है, अनंत है। और अगर x बढ़ेगा तो y का मान घटेगा। तो जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है तो वैसे वैसे y का मान घटता जा रहा है। तो ग्राफ नीचे जा रहा है, मतलब y का मान घटता जा रहा है। और अगर x की जगह रख दें इनफाइनाइट तो y का मान हो जाएगा 2/इनफाइनाइट हो जाएगा 0। तो x बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट जा रहा है तो y होते होते 0 हो जाएगा। तो इस पार्ट में इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। अगर x नेगेटिव होगा तो y भी कैसे आएगा, नेगेटिव। अगर x नेगेटिव चल रहा है तो y भी नेगेटिव में चल रहा है। और अगर x का मान नेगेटिव में बढ़ेगा तो y का मान नेगेटिव में घटेगा। तो x का मान अगर नेगेटिव में बढ़ता जा रहा है तो ग्राफ इस तरह से चल रहा है, तो y का मान नेगेटिव में घटता जा रहा है। अगर x की जगह रख दूं -इनफाइनाइट तो y का मान हो जाएगा 0। तो अगर x की वैल्यू हो गई -इनफाइनाइट तो ग्राफ ये कम होते होते y का मान माइनस में कम होते होते क्या हो जाएगा, 0। तो इसकी शेप इस तरह से बनेगी। बच्चों हमें पता होना चाहिए कि y इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन x, जहाँ पे कॉन्स्टेंट का मान कैसा था, पॉजिटिव। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो आएगा एक तो पहले चतुर्थांश में और एक आएगा तीसरे चतुर्थांश में। इस तरह से इसकी शेप बनेगी। आयताकार अति परवलय के जो शेप बनती है, इसकी खास बात है बच्चों, ये y और x अक्ष को कट नहीं कर रहा। तो इससे हमें ये याद होना चाहिए कि इस ग्राफ जो है ये y और x अक्ष को कट नहीं करता। इसी तरह से बच्चों अपन यहाँ देखें, अगर नियतांक नेगेटिव होता तो हमने समीकरण लिया y इक्वल टू -2/x, जहाँ पे जो नियतांक का मान है वो क्या है, -2, जो नेगेटिव है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ बोलूँ अगर x पॉजिटिव होगा तो y कैसा चलेगा, नेगेटिव। और अगर x नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y कैसा चलेगा, पॉजिटिव। तो इस तरह से हमें इसका ग्राफ बनाना है बच्चों। तो अगर मैं कहता हूँ कि x का मान 0 रखें तो y का मान आएगा माइनस का इनफाइनाइट। तो x का मान 0 है तो y का मान चल रहा है किसमें, माइनस का इनफाइनाइट। तो बच्चों अपन इसको इस तरह से ये लाइन दिखाएंगे जो इसके समांतर हो रही है, मतलब ये कहाँ मिलेगी, इसको -इनफाइनाइट में जाके मिलेगी। तो x 0 है तो y -इनफाइनाइट, x बढ़ेगा तो y माइनस में कम होगा। तो जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है तो y की वैल्यू माइनस में कम होती जा रही है। और अगर x को इनफाइनाइट रख दें तो y का मान हो जाएगा -2/इनफाइनाइट 0। तो ये x अगर इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो y कम होते होते 0 होता जा रहा है। इस तरह से बच्चों इसका ग्राफ बनेगा। और इसका ग्राफ इस तरह से यहाँ पर अगर x पॉजिटिव था तो ऐसा बनेगा, अगर x नेगेटिव रखे तो y कैसा चलेगा, पॉजिटिव। और y पॉजिटिव चलेगा। अगर x को बढ़ाएंगे, नेगेटिव में अगर बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव में घटती जाएगी। इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा कि x नेगेटिव में बढ़ता जा रहा है और y जो पॉजिटिव में है वो क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। अगर x की जगह रखें -इनफाइनाइट तो y का मान हो जाएगा 0। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा। और इसका जो अगर x की नेगेटिव था, मतलब नियतांक नेगेटिव, तो इसका ग्राफ कहाँ दिख रहा है बच्चों, ये दिख रहा है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। और इस तरह से हमें ये आयताकार अति परवलय का जो शेप है वो इस तरह से हमें
मिलेगी। तो बच्चों ये हमें पता होना चाहिए कि के पॉजिटिव होगा तो ग्राफ इस तरह से बनेगा, और अगर के नेगेटिव होगा तो ग्राफ आयताकार अति परवलय का इस तरह से हमें ऑब्टेंड होगा। बच्चों कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस की बात करते हैं, जहां हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एम द्रव्यमान का एक पिंड v वेग से गतिशील है, जहां m एक नियत राशि है, तो निम्न ग्राफ बनाए। तो पहला पार्ट है गतिज ऊर्जा तथा v मतलब वेग के मध्य ग्राफ बनाना है, तो हमें के और v के मध्य ग्राफ बनाना है। दूसरा पार्ट है गतिज ऊर्जा के तथा v स्क्वायर के मध्य ग्राफ बनाना है, तो बच्चों हमें के और v स्क्वायर के मध्य ग्राफ बनाना है। तो बच्चों कभी ऐसे सवाल आए जहां पर हमें दो राशियों के मध्य ग्राफ का पता लगाना हो, तो बच्चों कुछ सिंपल सी स्टेप्स हैं, उन्हें हम फॉलो करेंगे तो हम आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। तो बच्चों समझते पहले कि क्या स्टेप फॉलो करनी है। तो जिन राशियों के मध्य अगर हम ग्राफ बनाना है, तो पहले हमें उनके बीच जो सूत्र है वो हमें पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं बच्चों गतिज ऊर्जा का सूत्र हम जानते हैं, जो होता है के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो बच्चों मैंने लिखा, तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं, उसका सूत्र क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब बच्चों हमें सूत्र से पहला जो स्टेप है वो पता लगाना होगा प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन। या तो ये सूत्र हो सकता है हमें सवाल में दिया जाए, नहीं तो हमें ये पता होना चाहिए। और अब इससे पहली स्टेप क्या है कि हमें क्या पता लगाना होगा, प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन। तो बच्चों हम जानते हैं जो 1/2 और m है वो तो क्या है, नियत है, और जो चीज नियत है उसका प्रोपोर्शनलिटी में नहीं दिखाते तो हम कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। तो बच्चों पहला स्टेप है वो पूरा हो गया, जो हमने कहा था कि हमें क्या पता लगाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन। तो क्या है के प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अब बच्चों दूसरी स्टेप क्या है वो समझिए। दूसरी स्टेप कहती है जो चीज जो राशि y अक्ष पर है उसको y के बराबर माने, और जो राशि x अक्ष पर है उसे x के बराबर मानिए। तो बच्चों ये दूसरी स्टेप है, तो हम कह सकते हैं जो के है वो किसके बराबर है, y के बराबर, और जो v है वो है x के बराबर। अब बच्चों इस प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन में इसको पुट करते हैं, तो के की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, y, और v की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, x। तो के की जगह y रखा तो ये बन गया y प्रोपोर्शनल टू, v की जगह अगर x रखूंगा तो ये v स्क्वायर है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। बच्चों ये बन गया y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। जैसे ही ये हमें दिखाई दिया बच्चों अब हमें पता चल चुका है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, परवलय बनेगा, और किसकी घात कम है, y की घात कम है, तो ये किस तरफ मुड़ेगा, y अक्ष की तरफ मुड़ेगा। तो इसके बीच में जो के और v के बीच में ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, परवलय, और ये किस तरह से मुड़ेगा, जिसकी घात कम है, तो y की घात कम है तो इस तरह से ये मुड़ेगा। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। बच्चों हमें अगर ये हमें रिलेशन पता चल गया तो इसको देखते हुए हम डायरेक्टली ये नहीं पता लगा पा रहे कि ग्राफ कैसा बनेगा, कि सरल रेखा बनेगा या परवलयकार बनेगा। पर अगर अपन इसको y और x की टर्म में बदलते हैं, तो जैसा कि अपन ने सेकंड स्टेप लगाई, फिर इन वैल्यूज को इसको y के बराबर रखा और v को x के बराबर रखा, तो रिलेशन मिल गया y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। तो जैसे ही ये रिलेशन मिला, इसको देखते ही हमें पता चल चुका है कि ग्राफ कैसा बनेगा, इनके बीच में परवलयकार शेप का जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा। तो इस तरह से हम इनके के और v के बीच में ग्राफ को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चों हम सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं, जहां हमें ग्राफ बनाना है के और v स्क्वायर के मध्य। तो बच्चों हमें पहले के का सूत्र जो है वो हमें पता है, वो है हाफ एम वी स्क्वायर। पहली स्टेप क्या कहती थी कि क्या ढूंढेंगे अपन, प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन। तो 1/2 m तो कांस्टेंट है, तो और जो चीज नियत है उसको हम प्रोपोर्शनलिटी में नहीं दिखाते, तो के आ जाएगा के प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो ये पहली स्टेप तो हो गई पूरी। सेकंड स्टेप क्या थी बच्चों, जो राशि y अक्ष पर है उसको y के बराबर माने, और जो राशि x अक्ष पर है उसको x के बराबर मानिए। तो बच्चों हम के को तो किसके बराबर मान लेंगे, y के बराबर। जो v स्क्वायर है वो पूरा का पूरा इस बार किसके बराबर है, x के बराबर। बच्चों अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो के की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, y, और पूरा का पूरा v स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, x के बराबर। तो मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ v स्क्वायर की जगह x। तो बच्चों अब हमें रिलेशन दिख गया y प्रोपोर्शनल टू x। बच्चों हमने सीखा था कि अगर y प्रोपोर्शनल टू x होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, सरल रेखा। तो हमें पता है कि के और v स्क्वायर के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, सरल रेखा। तो इसका ग्राफ आएगा सरल रेखा। तो इस तरह से बच्चों हम इन सिंपल सी 3 स्टेप्स को फॉलो करके इजीली जो ग्राफ होगा कैसा बनेगा वो हम पता कर सकते हैं। अब आते बच्चों सेकंड वाले सवाल पर, जो लिखा हुआ है XY तल में गतिशील कण के निर्देशांक समय के साथ x इक्वल टू 4t स्क्वायर y इक्वल टू 2t के अनुसार परिवर्तित हो रहा है। तो बच्चों में पता लगा एक कण है जो इसका x निर्देशांक का जो समीकरण है वो है 4t स्क्वायर। समय बदलेगा तो x निर्देशांक का मान भी बदलता जाएगा, और जो y का जो निर्देशांक है उसका समीकरण है y इक्वल टू 2t। तो समय परिवर्तित होगा तो y निर्देशांक भी बदलता जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना है, कण का बिंदुवत होगा, तो हमें ज्ञात करना है कि कण कौन से पथ पर गतिशील होगा। तो बच्चों इसको समझते हैं यहाँ पर कि अगर हमें ये इस तरह से सवाल दिया जाए और हमें ज्ञात करना हो
कि कण जो है वो कौन से पथ पर गतिशील है। तो अगर हम एक्स और वाई के मध्य रिलेशन को पता लगा लें तो हम उसको इजीली पता लगा पाएंगे कि कण कौन से पथ पर गति कर रहा है। तो बच्चों यहाँ देखते हैं, हम इस समीकरण से देखते हैं अगर वाई का मान जो है वो है 2t के बराबर, तो यहाँ से बच्चों t का मान निकालें तो वो हो जाएगा y/2। तो t का मान आ जाएगा y/2। तो इस t के मान को अपन इस समीकरण में रख दे तो हमें x और y के मध्य जो रिलेशन है वो पता चल जाएगा। तो अपन कह सकते हैं x इक्वल टू 4t² है, तो यहाँ पे t की जगह पुट कर दिया y/2, तो इसकी जगह पुट कर देते हैं y/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा y²/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रिलेशन आ गया बच्चों, x इक्वल टू y²। तो ये हमें मिल रहा है x इक्वल टू y², x और y में एक समीकरण मिल गया। अब बच्चों यहाँ से अगर प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन निकालें तो हमें पता चल जाएगा, ये हो जाएगा x प्रोपोर्शनल टू y²। बच्चों हम जानते हैं अगर x प्रोपोर्शनल टू y² दिख रहा है तो हमें पता है कि जो पथ होगा वो कैसा होगा, इसका परवलयकार। तो बच्चों जो पथ होगा देयरफॉर हम कह सकते हैं जो पथ होगा वो कैसा होगा, परवलय। तो ये कौन से पथ पर गतिशील है, परवलय जो है उस पथ पर ये पैराबोलिक पथ पर ये गतिशील होगा। तो इस तरह से बच्चों हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बड़ा आसान सा तरीका था कि एक्स और वाई में पहले रिलेशन बनाइए और फिर प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन से पथ पर गतिशील होगा। इस तरह से बच्चों बात करते हैं 6 वाले नंबर पे, जो 6 वाला जो स्टैंडर्ड ग्राफ है उसको समझते हैं। जो 6 पे ये लिखा हुआ है चरघातांक की वृद्धि। तो बच्चों इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो है y इक्वल टू ई की पावर kh, जहाँ पर k तो क्या है, नियतांक कांस्टेंट है, और e जो है इसकी वैल्यू होती है 2.718। तो e एक नंबर है जिसकी वैल्यू है 2.718। तो बच्चों इसका ग्राफ कैसा बनेगा उसको अपन ऑब्जर्व करते हैं। बच्चों यहाँ पर हम x की अलग अलग वैल्यू रखते हैं तो y की भी हमें अलग अलग वैल्यूज ऑब्टेन होंगी, और उसमें से हमें अलग अलग बिंदु के बारे में पता चलेगा, और इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्राफ। तो इस तरह से बच्चों हम चेक करते हैं। तो पहले हमने एक एग्जांपल लिया जहाँ पे k की वैल्यू ले रहा हूँ मैं 1, तो k की वैल्यू 1 ली तो जो समीकरण है वो बन जाएगा y इक्वल टू ई की पावर x। तो इसका अब अपन ग्राफ देखते हैं कि कैसा बनेगा। तो बच्चों अगर मैं यहाँ रख रहा हूँ x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी e की पावर 0, और किसी की पावर 0 क्या होता है 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमें एक यहाँ से बिंदु मिल गया 0,1। तो जो ग्राफ है वो इस बिंदु से 0,1 से पास होगा। फिर देखते हैं बच्चों अगर x इक्वल टू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर +1, तो ये आ जाएगा y की वैल्यू e। तो y की वैल्यू 1 से बड़ी है। और अगर x की वैल्यू रखते हैं -1 तो y की वैल्यू हो जाएगी e की पावर -1, तो उसको अपन लिख सकते हैं 1/e। y की वैल्यू आ जाएगी 1/e, और e की वैल्यू 1 से बड़ी है 2.718, तो ये वैल्यू आएगी 1 से छोटी। तो x की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो y की वैल्यू 1 से छोटी चलेगी, और अगर x की वैल्यू पॉजिटिव थी तो y की वैल्यू 1 से बड़ी थी। x की वैल्यू इनफाइनाइट रखते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी e की पावर इनफाइनाइट। e की पावर इनफाइनाइट मतलब 2.718 की पावर इनफाइनाइट। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, मतलब 2.718 इंटू 2.718 इंटू 2.718 ऐसे कितनी बार, इनफाइनाइट बार। तो बच्चों अगर आप 2.718 को ऐसे इनफाइनाइट बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ना वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी, उसका कोई अंत नहीं होगा। तो जो वैल्यू मिलेगी वो कैसी मिलेगी, इनफाइनाइट, मतलब कैसी मिलेगी, अनंत मिलेगी। तो हम कहेंगे कि अगर x की पावर x की वैल्यू इनफाइनाइट है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट। और अगर x की वैल्यू होगी माइनस इनफाइनाइट तो y की वैल्यू अपन यहाँ पर x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट रखे तो y की वैल्यू आएगी e की पावर माइनस इनफाइनाइट, उसको अपन लिख सकते हैं 1/e की पावर इनफाइनाइट। बच्चों हमने अभी देखा था कि e की पावर इनफाइनाइट कितना होता है, इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा 1/इनफाइनाइट, और उसकी वैल्यू होती है 0। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो बच्चों इसी को ध्यान में रखते हुए अगर अपन ग्राफ प्लॉट करें तो हमें ग्राफ इस तरह से ऑब्टेन होगा, जो कहाँ से पास हो रहा है, 0,1 से। अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है इस तरह से, और अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है तो y भी बढ़ते बढ़ते क्या हो रहा है, इनफाइनाइट। तो x की वैल्यू इनफाइनाइट तो y की वैल्यू भी क्या हो रही है, इनफाइनाइट हो रही है। बच्चों इस तरह से अपन को पता चल गया कि x की वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ती जाएगी तो y की वैल्यू भी पॉजिटिव में बढ़ती जाएगी। अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो y की वैल्यू 1 से छोटी होती जा रही है, और x की वैल्यू अगर माइनस इनफाइनाइट हो गई तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। x की वैल्यू अगर नेगेटिव चल रही है तो y की वैल्यू 1 से छोटी है, और अगर x की वैल्यू जा रही है माइनस इनफाइनाइट तो y कम होते होते कितना हो जा रहा है, 0। तो ये जो ग्राफ जो हमें दिख रहा है इसको अपन कहते हैं चरघातांक की वृद्धि। तो इस तरह से बच्चों हमें ये इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से ऑब्टेन्ड होगा। और हम इसको वृद्धि क्यों कह रहे हैं बच्चों, तो इसको यहाँ देखें, इस तरफ देखें, हमें दिख रहा है अगर x की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो y भी बढ़ता जा रहा है, तो अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। तो इसको हम इसलिए हम यहाँ पे क्या बोला कि ये कैसा ग्राफ है, वृद्धि का ग्राफ है, मतलब चरघातांक की
वृद्धि, जो y का मान है वो बढ़ रहा है। इसी तरह से बच्चों इसका एक और पार्ट है जिसे हम कहते हैं चरघातांकी क्षय। अब इसको देखते हैं, इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है y इक्वल टू ई की पावर माइनस के एक्स। के तो क्या है, नियतांक है, और ई की वैल्यू हम जानते हैं जो होता है 2.718। अब बच्चों इसको अभी देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो यहाँ पर अपन ने के का मान ले लिया 1, तो जो इक्वेशन बनी वो बन गई y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। अब इसके ग्राफ को देखते हैं बच्चों किस तरह से हमें ये ऑब्टेन होगा। तो वही तरीका बच्चों, अपन ने एक्स की वैल्यू रखी और वाई की हमें अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी, उसके करस्पॉन्डिंग हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो अगर एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं तो वाई की वैल्यू हो जाएगी ई की पावर माइनस 0, और ई की पावर माइनस 0 मतलब ई की पावर 0, वो क्या हो जाएगा 1। अगर एक्स की वैल्यू रखते हैं 1 तो वाई की वैल्यू आएगी ई की पावर माइनस 1, ई की पावर माइनस 1 मतलब 1/e, वाई की वैल्यू आएगी 1 से छोटी। तो अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो वाई की वैल्यू 1 से छोटी चलेगी। अगर एक्स की वैल्यू रखते हैं -1 तो वाई की वैल्यू आएगी ई की पावर +1, तो वाई की वैल्यू आएगी ई की पावर 1। तो अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो वाई जो है ई की वैल्यू 2.718 है, तो वाई की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है। अगर यहाँ एक्स नेगेटिव चल रहा है तो वाई यहाँ पर 1 से बड़ा है। अगर एक्स की वैल्यू रखते हैं इनफाइनाइट तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 1/e की पावर इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा 0। तो अगर एक्स इनफाइनाइट जा रहा है तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 0। और अगर एक्स की वैल्यू रखते हैं माइनस इनफाइनाइट तो ई की पावर हो जाएगा माइनस इंटू माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, और ई की पावर इनफाइनाइट कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, तो अनंत होता है। तो बच्चों अगर एक्स की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट जा रही है तो वाई क्या जाएगा, इनफाइनाइट जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ हमें इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर अगर एक्स की ये कहाँ से पास होगा, 0,1 से। अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो वाई की वैल्यू 1 से छोटी होती जाएगी, और अगर एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट है तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर एक्स पॉजिटिव में बढ़ रहा है तो वाई 1 से कम हो रहा है, और अगर एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट जा रही है तो वाई कम होते होते 0 हो जाएगा। और अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो वाई 1 से बढ़ा है, और अगर एक्स की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट हो जाए तो वाई की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट। तो एक्स अगर नेगेटिव में चल रहा है तो वाई की वैल्यू 1 से बड़ी होती जाएगी, और अगर एक्स माइनस इनफाइनाइट पहुंच गया तो वाई की वैल्यू भी इनफाइनाइट को अचीव कर रही है। तो इस तरह से बच्चों इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। अगर इसको ऑब्जर्व करें बच्चों यहाँ पर, तो इस वाले पार्ट सेक्शन को देखें तो अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई की वैल्यू 1 से कम होते होते और ये 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, अगर एक्स के बढ़ने से वाई का मान कम हो रहा है तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं क्षय, मतलब कमी आ रही है। तो इसको, इस ग्राफ को क्या नाम दिया, चरघातांकी क्षय। तो इस तरह से बच्चों ये हमें ग्राफ ऑब्टेंड होगा, और ये हमें याद होने चाहिए। बच्चों बात करते हैं 7वें नंबर पे, जो है त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ। पहला पार्ट है यहाँ है y इक्वल टू साइन एक्स। बच्चों देखते हैं जो साइन फलन का ग्राफ होगा वो हमें कैसा मिलेगा। बच्चों इस समीकरण में हमने x के अलग अलग मान रखे तो हमें y के भी अलग अलग मान मिलेंगे, और उससे हमें अलग अलग बिंदु मिल जाएंगे। अगर हम उन बिंदुओं को मिला दे तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्राफ हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो बच्चों देखते हैं यहाँ पर x का मान अगर यहाँ 0 रखते हैं तो बच्चों y का वैल्यू मिलेगी हमें, साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो y की वैल्यू मिलेगी 0। x की वैल्यू अगर रखते हैं π/2 तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू मिलेगी 1। x की वैल्यू रखते हैं पाई तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू मिलेगी 0। 3π/2 रखते हैं तो साइन 270 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी -1, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। x की जगह रखते हैं 2π, साइन 360 डिग्री की वैल्यू 0, तो यहाँ पे y की वैल्यू मिलेगी 0। बच्चों यहाँ x जो है वो कोण है, इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू कोण में रखी जा रही है। और इनको ध्यान में रखते हुए अगर बच्चों अपन ग्राफ को प्लॉट करें तो ग्राफ हमें कुछ इस तरह से ये ऑब्टेन्ड होगा। और ये जो हमें शेप दिख रही है, कौन से ग्राफ की शेप है, ये है साइन फलन के जो ग्राफ है, ये उसकी शेप है। वो तो चेक भी कर लीजिए, अगर x का मान 0 है तो y का मान भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर x की वैल्यू π/2 है तो y की वैल्यू +1 आ रही है। अगर x की वैल्यू पाई है तो y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 3π/2 है तो y की वैल्यू -1 है, और x की वैल्यू 2π है तो y की वैल्यू 0 है। तो इस तरह से बच्चों ये जो हमें वैल्यूज मिली उसको ध्यान में रखते हुए ग्राफ बने, जो हमें ये मिल चुका है, साइन फलन का हमें ये ग्राफ मिल चुका है। इसी तरह से बात करते हैं बच्चों सेकंड पार्ट पे, जो है कोस y इक्वल टू कॉस एक्स। तो अब बच्चों देखते हैं कि कोसाइन फलन का ग्राफ कैसा होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यूज रखते हैं, तो x की वैल्यू रखी 0, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1। x की वैल्यू रखी π/2, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, y की वैल्यू आएगी 0। x की वैल्यू रखते हैं पाई, तो cos 180 डिग्री की वैल्यू आएगी -1, तो y की वैल्यू आएगी -1। x की जगह रखते हैं 3π/2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0, और 2π रखें तो y की वैल्यू आएगी 1। इसको ध्यान में रखते हुए बच्चों अगर ग्राफ को प्लॉट करें तो हमें ये ग्राफ इस तरह से, ये इसकी शेप इस तरह से हमें ऑब्टेन होगी। और जो ये जो हमें ग्राफ दिखा है, ये किसका ग्राफ है बच्चों, ये कोसाइन फलन का ग्राफ है। उसको चेक कर लेते हैं, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है, तो ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ। जब x की वैल्यू π/2 है तो y की वैल्यू 0 है, और जब x की वैल्यू पाई है तो y की वैल्यू -1 है। और इस तरह से बच्चों हमें 3π/2 पे y की वैल्यू 0 दिख रही है, और 2π है x की वैल्यू तो y की वैल्यू +1 है।
तो ये जो हमें इनको ध्यान में रखते जो ग्राफ मिला, ये हमें मिल चुका है कोसाइन फलन का, ये हमें ग्राफ मिल चुका है। बच्चों इसमें एक और चीज है जो हमें ध्यान से समझनी चाहिए, यहाँ पे समझिएगा कि साइन फलन हो चाहे कोसाइन फलन हो, ये जो फलन है ये 2 पाई अंतराल के बाद इनकी वैल्यूज फिर से रिपीट होती है। तो ये 2 पाई के बाद फिर से ये वैल्यूज, ये साइकिल फिर से मिलेगी, ये रिपीट होगी, तो फिर से वही आगे ऐसे ग्राफ आगे बढ़ेगा। इसका भी बच्चों जो 2 पाई अंतराल के बाद फिर से इसकी वैल्यूज क्या होती है, रिपीट होती है, मतलब 360 डिग्री के बाद फिर से वापस से ये वैल्यूज क्या होती है इस फलन की, रिपीट होती है। तो अगले 2 पाई इंटरवल के लिए भी जो ग्राफ है वो इस तरह से हमें आगे ऑब्टेंड होगा। इसको पीछे भी ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं इस तरह से। तो बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि इन फलन की जो मान है वो हर 2 पाई अंतराल के बाद क्या होता है, रिपीट होता है। इसलिए हम कहते हैं कि इस फलन का जो टाइम पीरियड है, जो आवर्तकाल है, वो कितना होता है, 2 पाई। तो बच्चों ये हमें याद होना चाहिए कि इनका जो मान है वो 2 पाई अंतराल के बाद रिपीट होता है, इसलिए हम कहते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है, इन साइन फलन और कोसाइन फलन का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई। अब बात करते हैं बच्चों थर्ड नंबर पे, तो अब देखते हैं y इक्वल टू -5 sin x, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो बच्चों वही तरीका, अपन ने x की वैल्यूज रखी, y की वैल्यूज मिलेंगी और उसके करस्पॉन्डिंग हम ग्राफ को बनाएंगे। तो x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू भी 0 आएगी, x की वैल्यू π/2 रखें प्लस साइन 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1, तो -5 × 1, y की वैल्यू आ जाएगी -5। 180 डिग्री रखते हैं तो y की वैल्यू 0, 3π/2 रखते हैं मतलब साइन 270 डिग्री की वैल्यू हो जाती है -1, -5 × -1 तो ये हो जाएगा +5, और 2 पाई रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। इसको ध्यान में रखते हुए बच्चों अगर हम ग्राफ को प्लॉट करें तो ग्राफ हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। ये हमें ग्राफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है। तो ये कहाँ से शुरू हुआ, ओरिजिन से। जब x की वैल्यू π/2 है तो y की वैल्यू -5 है, जब x की वैल्यू पाई है तो y की वैल्यू 0 है, एंड सो ऑन। इस तरह से हमें ये ग्राफ यहाँ पर हमें ऑब्टेन हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों फोर्थ नंबर के ग्राफ की, जो है y इक्वल टू cos स्क्वायर x। इसको ध्यान से समझिएगा, cos स्क्वायर x को अपन ये भी समझ सकते हैं कि cos x का होल स्क्वायर। अब बच्चों x की वैल्यूज रखते हैं तो देखते हैं y की वैल्यूज क्या मिलती है। तो x की वैल्यू रखी 0, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो उसका स्क्वायर करें तो ये वैल्यू हो जाएगा y की वैल्यू 1। x की वैल्यू रखते हैं π/2, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, 0 का स्क्वायर करें तो y की वैल्यू 0 ही आएगी। अगर यहाँ पर रखते हैं पाई, तो cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, उसका स्क्वायर करें तो वो हो जाएगा +1, तो y की वैल्यू आ जाएगी +1। 3π/2 रखें तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, 2 पाई रखते हैं x की जगह तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। इनको ध्यान में रखते बच्चों अगर ग्राफ को प्लॉट करें तो ग्राफ हमें कुछ इस तरह से ये ऑब्टेन होगा। तो ये किसका ग्राफ मिल रहा है हमें बच्चों, cos स्क्वायर x का ग्राफ मिल रहा है। अगर बच्चों इसे ऑब्जर्व करें, जो अभी जैसे हमने cos x का ग्राफ बनाया था, अब यहाँ पर हमें cos स्क्वायर x का ग्राफ ऑब्टेन हो रहा है, तो इसको ऑब्जर्व करें तो बच्चों cos x का ग्राफ हमें इस तरह से मिला था। अगर स्क्वायर कर दें तो जो वैल्यूज नेगेटिव में आ रही थी cos की, तो ये नेगेटिव पार्ट था, ये कैसा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये कैसा मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। तो बच्चों इसको बनाना बहुत आसान है। तो अगर हमें cos x का ग्राफ इजीली याद है, तो जो ये पार्ट नेगेटिव आ रहा था, ये जो नेगेटिव पार्ट आ रहा था, इसका हाफ पार्ट ये स्क्वायर करने से ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से हमें ऑब्टेन होगा। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों की साइन स्क्वायर x का ग्राफ बनाओ, तो आप इस तरह से यहाँ पे भी इसको समझ सकते हैं कि साइन x का ग्राफ हमें ये मिल रहा था इस तरह से। यहाँ पर अगर यहाँ पर हम स्क्वायर कर दें तो जो ये नेगेटिव पार्ट है ये कैसा हो जाएगा, स्क्वायर करने पे पॉजिटिव, तो y की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो साइन स्क्वायर x का ग्राफ हमें इस तरह से ये ऑब्टेन हो जाएगा। तो बच्चों हमें cos स्क्वायर x का ग्राफ पूछा जाए तो हमें वो भी पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर x का बोले तो हम वो भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ हमें अच्छी तरह से याद होने चाहिए।